नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुलाई 2024 में जो एचपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास जो आर्ट्स स्ट्रीम है, तो उसमें हमारे पास सोशल स्टडीज़ पूछा जाता है। तो सोशल स्टडीज़ के हमारे पास 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए, तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्ता साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्ता टाइम पीरियड है, तो गुप्ता टाइम पीरियड में हमारे पास जो स्टेट होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। A विधि, B भुक्ति, C सरकार, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन B भुक्ति। जो गुप्ता टाइम पीरियड था, तो गुप्ता साम्राज्य में हमारे पास जो स्टेट हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एचपी टेट में देखेंगे कि जो क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो जो हमारे पास आप एक पैटर्न देखेंगे एचपी टेट में, जो हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड है, इससे हमेशा ही एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ठीक ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था। जो वैदिक टाइम पीरियड था, तो वैदिक टाइम पीरियड में सिक्कों को क्या कहा जाता था। A मिशक, B शतमान, C कृष्मान, D टका। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन A मिशक। जो वैदिक टाइम पीरियड था, तो वैदिक टाइम पीरियड में जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको मिशक कहा जाता था। और जो वैदिक टाइम पीरियड है, तो इससे भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो यह हमारे पास 1500 BC से लेकर 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है, और फिर 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो आपको जो वैदिक टाइम पीरियड है इसका पता होना चाहिए। तो वैदिक टाइम पीरियड है ये कब से कब तक है, तो ये हमारे पास 1500 BC से लेकर 1000 BC तक हमारे को वैदिक टाइम पीरियड माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल हमारे पास 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। और जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल में जो वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारे पास ऋग्वेद है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी तरह से हमारे पास जो पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, जो अथर्ववेद है, तो वो हमारे पास सबसे नया वेद है। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए वेदों के बारे में कि वेद कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये पूछा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये पूछा जाता है। और सबसे नया वेद है वो कौन सा है, ये भी एग्जाम में हमारे पास एचपी टेट में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थित है। जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। A न्यूयॉर्क, B हैग, C बेलग्रेड, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B हैग। जो हैग है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। और ये किसका पार्ट है, ये UNO का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूएनओ का पार्ट है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूएनओ से हमेशा ही हमारे पास एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूएनओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हमारे पास 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी 1945 में ही हो गई थी। और जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें जजों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कितने जजेस होते हैं। तो इसमें हमारे पास 15 जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो भी पूछा जाता है कि इनका टेन्योर कितने साल का होता है। तो इनका 9 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। कितने, 9 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। और जो 1/3 हमारे पास सदस्य होते हैं वे 3 साल के बाद, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद
रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे जो 1/3 आपके मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इलेक्ट नहीं किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये किसका पार्ट है? ये यूएनओ का पार्ट है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हैग में है। और इसमें कितने जजेस है प्रेजेंट टाइम में? तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 15 जजेस है। और वो कितने टाइम तक, मतलब उनका टाइम पीरियड क्या है? तो उनका टाइम पीरियड 9 वर्षों का है। और 1/3 जो इसमें जो मेंबर होते हैं, जो जजेस हैं, वो कितने 3 साल के बाद रिटायर होते हैं। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो ये वाला क्वेश्चन है ये एचपी टेट ने इस तरह से डाला हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास गुट निरपेक्षता आंदोलन है उसका पहला सम्मेलन कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? ए यूगोस्लाविया, बी न्यूयॉर्क, सी बेलग्रेड, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेलग्रेड। जो हमारे पास यहाँ पर गुट निरपेक्षता आंदोलन है तो उसका पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो उसका पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। देखो कहां हुआ था? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। जबकि ऑप्शन में आपके पास यूगोस्लाविया भी दिया हुआ है और बेलग्रेड भी दिया हुआ है, इसलिए ये ज्यादातर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो यदि प्रॉपर जगह का नाम पूछा जाएगा, यदि कंट्री पूछा होगा तो उसका आंसर यूगोस्लाविया होगा। यदि यहाँ पर प्लेस पूछा गया कि कहाँ पर किस प्लेस में हुआ था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कुछ एक, जैसे आपको पता होता है कि कुछ एक शिखर सम्मेलन भारत में भी होते हैं। जैसे हमारे पास गुट निरपेक्षता का 1984 में जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भारत के नई दिल्ली में हुआ था। यदि वहाँ पर कंट्री के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर इंडिया हो जाएगा। यदि वहाँ पर पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ था तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यू दिल्ली। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारे पास बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और ये किसके, कहां पर, कौन सी कंट्री में हुआ था? तो ये हमारे पास यूगोस्लाविया में हुआ था। और जो गुट निरपेक्षता आंदोलन था इसका जो आइडिया आया था वो पहली बार कहां आया था? जो बागुंडा सम्मेलन हुआ था 1955 में। कहां हुआ था? बागुंडा जो सम्मेलन होता है 1955 में, वहां पर जो नेम है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कब होती है? 1955 में होती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो उस टाइम के जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इसमें भाग लिया था। जो हमारे पास एचपी टेट है, एचपी टेट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई गई थी? जो हमारे पास जो बिजली की समस्या थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी हमारे पास संयुक्त परियोजना चलाई गई थी? ए भाखड़ा बांध परियोजना, बी यमुना नदी परियोजना, सी सरदार सरोवर परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी सरदार सरोवर परियोजना। जो सरदार सरोवर परियोजना है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो ये हमारे पास गुजरात में है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है? ये जो डैम है, जो ये परियोजना है, ये किसके ऊपर बनाया गया है? तो ये हमारे पास जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कब बनाया गया था? 5 अप्रैल 1961 को। कब बनाया गया था? 5 अप्रैल 1961 को बनाया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्यों में स्थित है? तो यह हमारे पास गुजरात राज्य में स्थित है। और किस नदी के ऊपर बनाई
बनाई गई है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। और कब बनाई गई है, तो ये हमारे पास 1961 में बनाई गई है। और जो भाखड़ा बांध परियोजना है ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस नदी के ऊपर बनाई गई है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई है। जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस संविधान संशोधन में की गई है। ए 71वें, बी 72वें, सी 73वें, डी 74वें। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 73वें संवैधानिक संशोधन में। जो 73वां संवैधानिक संशोधन था ये कब हुआ था, तो ये हमारे पास जो पंचायती राज अधिनियम एक्ट आया था ये कब आया था, ये 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में आया था। और उसी में जो पंचायती राज अधिनियम था ये कितनवां संशोधन था, ये 73rd अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1/3 का मतलब है जो 33% आरक्षण की हम बात करते हैं वो कब से उसकी शुरुआत हुई थी, या किस अमेंडमेंट के द्वारा, या जो हमारे पास ये अधिनियम था, जो ये एक्ट था ये कब लाया गया था, ये 1992 में लाया गया था। और 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ये किया जाता है। यदि आपने एचपी टेट को देखा होगा वहां पर हमारे पास हमेशा जो पंचायती राज है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो पंचायती राज अधिनियम है ये क्यों लाया गया था, तो जो पंचायती राज अधिनियम है ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया था। जो पावर होती है पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए लाया गया था, क्योंकि पहले जो पावर्स थी वो किसके बीच में थी, वो स्टेट और सेंटर के बीच में थी, केंद्र और राज्य के बीच में थी। और जो पंचायती राज अधिनियम है इसके द्वारा जो पावर्स थी वो किसको दे दी गई, वो ग्रास रूट लेवल पर जो गांव होते हैं उनको दे दी गई है। और जो हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है इसके कितने टियर है, ये 3 टियर सिस्टम है, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है ग्राम समिति, तीसरा है जिला परिषद। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जो इसका टियर है वो कौन सा है, वो ग्राम पंचायत है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, तो वो जिला परिषद है। और कितने टियर में है, ये 3 टियर में स्थित है। और एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो हमारे पास पंचायतों के इलेक्शंस करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, तो वो हमारे पास जो राज्य चुनाव आयोग होता है, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने लगभग जो जितने भी इससे क्वेश्चन हमारे पास एचपी टेट में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो था वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एचपी टेट में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जबकि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो ये हमारे पास 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उस समय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, ए 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, सी 305 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। और कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी सरदार सरोवर डैम के बारे में बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये पूछा जाता है कि किस स्टेट में है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, वो हमारे पास गुजरात में है। और किस नदी के ऊपर है, वो हमारे पास जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पर जो हमारे पास एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कर्नाटका। जो कृष्णा सागर बांध है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कर्नाटका में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं। वहां पर आपके पास ऑप्शन में क्या बोलते, कृष्णा और कावेरी दोनों दिया हुआ होता है, और ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है और इसलिए ये इसका नाम कृष्णा पड़ा होगा, लेकिन वो गलत हो जाता है। जो कृष्णा सागर डैम है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये हमारे पास कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। और कब बनाया गया? ये 1924 में बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब बनाया गया था। ये 1924 को बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? जो हमारे पास उस समय राजा हुआ करते थे, तो जो राजा कृष्णराज वाडियार फोर्थ थे। कौन थे? कृष्णराज वाडियार फोर्थ थे। इन्होंने ये जो डैम था कहाँ बनाया था? मैसूर, जो कर्नाटका है, वहाँ पर ये इन्होंने बनाया था। और कृष्णराज जो थे इनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? कृष्णा सागर डैम पड़ा है। तभी मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, इसका नाम क्यों पड़ा है। यदि आपको ये पता होगा तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। जो कृष्णा सागर डैम है इनका नाम जो राजा हुआ करते थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, उनका नाम क्या था? कृष्णराज वाडियार फोर्थ था। और उनके नाम पर ही इसका नाम कृष्णा सागर डैम रखा गया है। और इन्होंने ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय वहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, तो उसके लिए इन्होंने एक डैम का निर्माण करवाया था, जिसके कारण वहां पर रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? जो विधवा पुनर्विवाह है इसके पक्ष में किस व्यक्ति ने आंदोलन चलाया था? ए राजा राममोहन रॉय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया था। और ये कब चलाया गया था? तो ये हमारे पास 1856 में चलाया गया था। और उसी समय हमारे पास हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो एक्ट था वो भी आया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये 1956 में आया था। और किसके प्रयासों से आया था? ये हमारे पास जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन्होंने ही आंदोलन चलाया था, जिसके कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग मैंने देखा है कि जो एचपी टेट है उसमें पूछा जाता है। तो आपको जो हमारे पास पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स है, उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ए यूराल, बी अल्प्स, सी रॉकीज, डी इंडीज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए यूराल पर्वत श्रृंखला। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये किसको अलग करती है? ये हमारे को जो एशिया और यूरोप है, एशिया और यूरोप को अलग करती है। और जो यूराल, यदि पूछा जाएगा कि जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये किस देश में है, तो ये हमारे पास रशिया में स्थित है। कहाँ पर है? ये रशिया में पड़ती है। और ये हमारे पास किसको अलग करती है? ये यूरोप और एशिया, जिसको यूरेशिया कहा जाता है, उसको अलग करती है। जो एल्प्स है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास यूरोप में है। और जो रॉकीज है, जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। और जो एंडीज है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास साउथ अमेरिका में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकीज कहाँ पर है या किस कॉन्टिनेंट में है।
है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या एलैप्स के बारे में पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप में है, या एटलस। ठीक है, लगभग ये 5 से 6 क्वेश्चन, हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पर है। यह हमारे पास यूरोप और एशिया में पड़ती है। यदि कंट्री को पूछा जाए तो ये रूस में आता है, जो एलैप्स है ये यूरोप में आता है, और जो रॉकीज है ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, एंडीज साउथ अमेरिका में आता है, और जो एटलस है ये हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्चर्ड ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है। ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, बी सवाना क्षेत्र को, सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, डी टुंड्रा क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको विश्व का बाग के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये किसके इसके बीच में आता है, तो इसमें हमारे पास यूरोप, अफ्रीका और एशिया का पार्ट आता है, और नॉर्थ साउथ अमेरिका का पार्ट आता है, जहाँ पर बहुत सारे जो बगीचे हैं वो लगाए जाते हैं, और बहुत सारी जो प्रोडक्शन है जैसे सब्जियां हो गए, फल हो गए, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए इसको विश्व का बगीचा या विश्व का बाग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास लगभग 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है, हिस्ट्री की बुक में, कि जो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई थी। ए 31 दिसंबर 1984 को, बी 25 दिसंबर 1983 को, सी 3 दिसंबर 1984 को, डी 3 दिसंबर 1985 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1984 को। जो ये घटना घटी थी ये कहाँ घटी थी, ये भोपाल मध्य प्रदेश में घटी थी। कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में घटी थी। और ये कब घटी थी, ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। और यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास गैस लीक हुई थी तो वो मिथाइल आइसोनेट हुई थी। कौन सी, मिथाइल आइसोनेट हुई थी। और यहाँ पे जो कंपनी थी वो कौन सी कंपनी थी, तो वो हमारे पास यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी थी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो ये प्लांट था ये पेस्टिसाइड्स का प्लांट था, और ये कहाँ पर था, ये भोपाल मध्य प्रदेश में था, और वहीं पर ये गैस लीक हुई थी। और जो भोपाल गैस त्रासदी है ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ए स्टैफर्ड क्रिप्स, बी एवी अलेक्जेंडर, सी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, डी गेट्सकेल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे ये हमारे पास कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन हमारे पास भारत मार्च 1946 में आया। कब आया, मार्च 1946 में आया। और इसके कितने मेंबर थे, इसके 3 मेंबर थे। एक हमारे पास क्रिप्स थे, दूसरे अलेक्जेंडर थे, तीसरे पैट्रिक लॉरेंस थे। और जो पैट्रिक लॉरेंस थे ये इसके अध्यक्ष भी थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि ये कितने सदस्य, जो मिशन था ये कितने सदस्य था, ये 3 सदस्य था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। और ये भारत कब आया, ये मार्च 1946 में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गांधी जी है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जब वो भारत लौटे थे, तो जब भारत लौटे थे, कब लौटे थे, उस समय भारत में अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 9 जनवरी को। जब वो 9 जनवरी को भारत लौटे थे तो उस दिन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको भारतीय अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो जो हमारा आज का यहाँ पे जो वीडियोज़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।